हेलो एवरीवन, ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2018 का सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि फेनोलिक एस्टर्स ऑन हीटिंग विद AlCl3 गिव्स ऑर्थो पैरा एसाइल फिनॉल्स, द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? आपने क्या किया है, फिनोलिक एस्टर्स लिए, आपने फिनोलिक एस्टर्स लिए। फिनोलिक एस्टर्स लेने के बाद क्या हुआ, फिनोलिक एस्टर्स होते क्या हैं बेसिकली, आपके पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फिनोलिक टाइप की जगह पे अगर मैं एक एस्टर लगा दूं, मतलब एस्टरिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये फिनोलिक एस्टर बन जाएगा। उन्होंने कहा AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये आपका चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, ऑर्थो और पैरा एसाइल फिनॉल्स के अंदर, यानी कि चेंज हो जाएगा। एक आपका ऑर्थो एसाइल फिनॉल क्या होगा, ये OH है और ये आपका COCH3 लगा है, और इसी का एक पैरा वर्जन होगा, इसी का एक पैरा वर्जन होगा, पैरा एसाइल फिनॉल होगा। तो उन्होंने बोला कि ये कौन सी रिएक्शन में बनता है, पर ये बनता कैसे, पहले वो भी बात कर लें। रिएक्शन कौन सी है वो तो पता ही चल जाएगा, लेकिन कैसे बनता है ये। AlCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करता है आपका, किसके ऊपर जाएगा आपको पता ही, ऑक्सीजन बाबा है यहाँ पे, ऑक्सीजन बाबा है यहाँ पे। वो क्या करेंगे, AlCl3 को पकड़ लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा तो ऑक्सोनियम ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसको कहीं ना कहीं से एक बॉन्ड खींचना पड़ेगा। बॉन्ड जब ये खींचेगा तो बॉन्ड इधर से खींच लेगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर से खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड इनका टूट जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। एंड जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर ग्रुप कौन सा लगा। ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप लगा है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो मतलब ये नीचे डोनेट हो सकते हैं, मतलब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। 10 यहाँ से ऑर्थो या पैरा पोजीशन से जाके आपका ये वाला ग्रुप जुड़ जाता है और आपके पास ऑर्थो या पैरा एसाइल फिनॉल बन जाता है। तो ये बना कैसे, ऑर्थो पैरा एसाइल फिनॉल आपका AlCl3 की वजह से, जो जिसने एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा दिया है, और आपके पास जो रिएक्शन में बना है, और ये जो नाम है रिएक्शन का, इस नाम है रिएक्शन का फ्रीयस रीअरेंजमेंट। क्या है, फ्रीयस रीअरेंजमेंट इसका नाम है। बैकमैन के अंदर बेसिकली अमाइड्स बनते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर कार्बोइंस इन्वॉल्व होते हैं, और आपके पास वुल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर आप एसिड्स भी बना सकते हैं। वुल्फ रीअरेंजमेंट को आप आर्न एस्टर में यूज़ करके आप उसकी एक्स्ट्रा कार्बन चेन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसका नाम स्पेसिफिकली फ्रेस रीअरेंजमेंट होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। आगे चलते हैं, आगे उन्होंने बोला विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H11Cl असाइन द फॉलोइंग। तो मेरे को सबसे पहले बस सिग्नल देखने होंगे मेरे को सबसे पहले बस सिग्नल देखने होंगे। सिग्नल जैसे मैं देखूंगा, सिग्नल में क्या है, क्विंटेट दिया हुआ है 2H का। क्या दिया हुआ है, क्विंटेट दिया हुआ है 2H का। अब जो क्विंटेट है आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आपके पास क्विंटेट जो दिया हुआ है वो 2H का दिया हुआ है। क्विंटेट 2H का दिया हुआ है। क्विंटेट क्या होता है, मतलब कि 5 सिग्नल में डिवाइडेड है, 5 ग्रुप ऑफ पीक्स हैं उसके पास। अगर कोई चीज़ का क्विंटेट 2H का दे रखा है, मतलब उसके आसपास 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, उसके पास 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसके आसपास, क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन जितने होते हैं उसका +1 करके उसकी नंबर ऑफ पीक्स आ जाती हैं। तो इसके आसपास कितने हैं, 4 हैं, मतलब कि ये वाला जो स्पेसिफिक आएगा क्विंटेट की फॉर्म में आएगा, ये क्विंटेट की फॉर्म में आएगा। उसके बाद दिया हुआ ट्रिपलेट 2H का 2.75 पे, ट्रिपलेट 2H का 2.75 पे, इस सिग्नल का इसकी वजह से ट्रिपलेट आएगा, और अगला भी ट्रिपलेट दिया हुआ 2H पे, तो इस सिग्नल की वजह से इसका भी 2H आएगा। लेकिन ये वाला जो ट्रिपलेट है 3.38 पे, मतलब ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो मतलब कि आपके पास CH2 और CH2 के बाद एक Cl जरूर जुड़ा होगा। अगर मैं इसको नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ B, इसको भी मैं नाम दूंगा B, इसको नाम देता हूँ C, तो आपके पास ये वाला C, और इसका नाम दूंगा A, तो ये वाला हो जाएगा A। उसके बाद आपको दिया हुआ है सिंगलेट 5H का। 5H का सिंगलेट मतलब एक बेंजीन रिंग है जो मोनो सब्स्टिट्यूट है, एक बेंजीन रिंग है जो मोनो सब्स्टिट्यूट है। वो तभी पॉसिबल है जब मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को बेंजीन के साथ लगा दूंगा, तो एक काम बन जाएगा ऐसे, पूरे के पूरे ग्रुप को बेंजीन के साथ लगा दूंगा। जैसे ही मैं पूरे के पूरे ग्रुप को बेंजीन के साथ लगाऊंगा तो ये वाला ग्रुप भी ट्रिपलेट होगा, ये वाला ग्रुप क्विंटेट होगा, ये वाला ग्रुप ट्रिपलेट होगा, और बेंजीन का तो सिंगलेट एक 5H का आ ही रहा है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही ऑप्शन। बाकी सबके अंदर तो अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर बेसिकली जो ये आएगा ये 1H का सिग्नल देगा, 1H का कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो आएगा सिग्नल, यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो बेसिकली 6H का एक सिग्नल आएगा, 6H का एक सिग्नल आएगा, वो यहाँ पे कोई 6H का एक सिग्नल नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखूँ तो इधर भी 1H का एक सिग्नल आना चाहिए, ऊपर ए वाले पोर्शन में 1H का यहाँ पे भी सिग्नल आना चाहिए, वो भी नहीं है। तो आपका इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, आपके पास आंसर बन चुका है। उसके बाद उसने बोला कि ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूट1इन फॉलोड बाय द रिएक्शन विद ZnCH3COH गिव्स व्हाट। तो जब आप ओजोनोलिसिस करवाते हो ब्यूट1इन की, तो ब्यूट1इन होता कैसा है दिखने में, ये होता है ब्यूट1इन,
और अगर इसकी ओजोनोलिसिस करवाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, रिडक्शन करवाऊंगा, मतलब कि मैं साइड वाले पोर्शंस को अगर मोनो सब्स्टिट्यूट है तो मैं उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डाई सब्स्टिट्यूट है तो मैं उसको कीटोन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे H और H है, यहाँ पे भी H है, तो बेसिकली जो जनरेट होगा मेरे पास वो ये जनरेट होगा, 1 डबल बॉन्ड O H, और मेरे पास इस साइड से, ऊपर वाली साइड से जनरेट होगा H H डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या, ये प्रोपेनल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड मेरे पास डी ऑप्शन में बन रहा है, डी ऑप्शन में बन रहा है प्रोपेनल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड मेरे पास। आगे मेरे पास आता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग व्हाट। तो जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है वो अमीन्स के लिए होता है। विक्टर्स में टेस्ट जो होता है अभी बताते हैं। एजोडाइट टेस्ट जो होता है वो आपका एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स को टेस्ट करने में काम आता है, एलोफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स को। बाइलस्टैइन टेस्ट जो होता है वो आपका हैलोजेंस के लिए यूज होता है, कॉपर वायर टेस्ट होता है, ये हमने पिछले वाले टेस्ट में भी किया था, हैलोजन टेस्ट होता है ये। और विक्टर में टेस्ट होता है जो अब यूज़ नहीं होता है वैसे, उसको हम अल्कोहल्स के लिए यूज़ करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम विक्टर्स मेयर टेस्ट का यूज़ करते हैं। विक्टर्स मेयर टेस्ट का उसमें यूज़ करते हैं, एक बड़ा सा प्रोसीजर होता है विक्टर्स मेयर टेस्ट में आपने जो फॉलो करना होता है। बाकी सारे टेस्ट की भी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से बेसिकली आएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला वुडवार्ड फिशर रूल्स के अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन करो लैम्डा मैक्स को। आपको दिख रहा है ये डाइन है, आपको दिख रहा है ये डाइन है। अगर ये डाइन है तो मैं बस इसको मार्क कर दूंगा, डाइन को, जो डाइन होती है सबसे पहले उसको मार्क करो, डाइन को मार्क करो। डाइन को मार्क करने के बाद उसके आगे अगर कॉन्जुगेशन दिख रही है तो उस कॉन्जुगेशन को भी मार्क करो, डाइन को मार्क करके उस कॉन्जुगेशन भी मार्क करो। फिर स्टार्टिंग ऑफ द डाइन से चलो, क्योंकि ये आपको दिख रहा है होमो एनुलर डाइन है, क्योंकि एक ही रिंग के अंदर पड़ी है दोनों के दोनों डाइन्स, तो ये होमो एनुलर डाइन है। और जो होमो एनुलर डाइन होती है, होमो एनुलर डाइन होती है वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू शो करती है 253 नैनोमीटर के ऊपर। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट कार्बन से चलूँगा तो फर्स्ट कार्बन पे एक रिंग रेसिड्यू है, उसके बाद सेकंड कार्बन पे कोई रिंग रेसिड्यू नहीं, थर्ड पे कोई रेसिड्यू नहीं है, फोर्थ पे एक रिंग रेसिड्यू है, फिर फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे कोई नहीं है, सिक्स्थ के पास आपके पास रिंग रेसिड्यू। तो मतलब कितने रिंग रेसिड्यूज़ हैं आपके पास? रिंग रेसिड्यू और अल्काइल चेन दोनों को एक ही आप समझ सकते हो, बस जिस ट्रिक से मैंने किया है उसी ट्रिक से आपने भी फॉलो करना है। यहाँ पे 3 है तो आप 3 के अगर अकॉर्डिंग क्या करोगे, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, एक रिंग रेसिड्यू 5 का कंट्रीब्यूशन देता है, तो 15 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ गया। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, लेकिन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है जो आपके पास एक रिंग हो, उसके जस्ट बाहर एक डबल बॉन्ड लगा तो उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों के दोनों एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक कोई नहीं है। उसके बाद लास्ट आता है कॉन्जुगेशन। आपने कॉन्जुगेशन चेक करनी होती है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करूँ तो बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे मेरा ये वाला एक डाइन था, डाइन के बाहर जितने भी डबल बॉन्ड आपके पास कॉन्जुगेशन में आएंगे उनको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के अंदर आप गिनोगे, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो यहाँ पे एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन आपको 30 नैनोमीटर का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 253 + 15 + 30 यानी कि 45, 253 + 45 दैट इज 298, और 298 कौन सा नैनोमीटर आपका? बी ऑप्शन 298 नैनोमीटर कैलकुलेट करके आ गया है। उसके बाद आपके पास है कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अल्काइलेटेड कीटोन्स यूजिंग व्हाट। उन्होंने बोला आपके पास मान लो एक साइक्लोहेक्सेनोन है, आपने इसको बदलना है किस में? आपने इसको बदलना है इसमें, और CH3 में बदलना है, एल्काइलेटेड कीटोन्स में बदलना है। जब आप ऐसा काम करना चाह रहे होगे तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप इनोलेट से चल लो या तो फिर आप इन अमीन से चल लो। क्योंकि ये ऑप्शन में इन अमीन्स है, मैं आपको इन अमीन्स एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या करते हैं, इन अमीन्स बनाने के लिए सबसे पहले एक सेकेंडरी अमीन लेके आते हैं। सेकेंडरी अमीन से क्या होता है, सेकेंडरी अमीन दिखने में कैसा होता है? आपके पास R2NH ऐसा दिखने में होता है। मैं कोई सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आपके पास पायरोलोडीन अगर आप ले लो तो सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल है। तो मैं क्या करूँगा, पायरोलोडीन के साथ इसको ट्रीटमेंट कराऊंगा। जैसे ही पायरोलोडीन के साथ ट्रीटमेंट होगा आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा, बन जाएगा जहाँ पे एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पायरोलोडीन का मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट करवा दिया है। जब पायरोलोडीन का ट्रीटमेंट हो गया तो कुछ ऐसा बन गया, अब एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से एक बेस आके क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपसेट ऐसे करेगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए और एन के ऊपर ये बॉन्ड चला जाए। जैसे ही एन के ऊपर बॉन्ड जाएगा आपके पास कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे ये डबल बॉन्डेड होगा। अब दिस इज कॉल्ड इन अमीन। वाई? क्योंकि यहाँ पे एक एल्कीन है, एक अमीन है, तो इन अमीन बोलेंगे इसको। अब क्या होगा, हम इसको जब किसी भी एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे, मान लो CH3HI से करवा दिया, CH3I से करवा दिया, तो एन के जो लोन पेयर जब नीचे आएंगे तो ये बॉन्ड अटैक करेगा इसके ऊपर, सीधा अटैक करेगा।
क्योंकि ये पार्शियल इलेक्ट्रोफिलिक है और ये लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ऐसा कुछ CH3 और डबल बॉन्ड N और आपके पास पैरालेडीन जो लगा हुआ है पॉजिटिव के चार्ज के साथ। इसकी जैसी मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा एसिडिक मीडियम के अंदर तो मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा। ये क्या है, एल्काइलेटेड कीटोन। तो इनअमीन्स एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम एल्काइलेटेड कीटोन जनरेट करवा सकते हैं। एक ये है, एक इनोलेट्स भी है जो आप इनोलेट्स करती हो, इनोलेट से भी बना सकते हो, इनअमीन से भी बना सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या है, व्हेन प्रोपाइन इज बबल्ड थ्रू द एसिडिफाइड सॉल्यूशंस ऑफ मर्क्यूरिक आयंस फॉलोड बाय द रिडक्शन विद NaBH4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज व्हाट। आपके पास क्या है, एक प्रोपाइन का सोल्यूशन है। प्रोपाइन क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। उसको मैंने एसिडिफाइड सोल्यूशन H+ मतलब एसिडिफाइड सोल्यूशन मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में ट्रीट करवाया, मतलब Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रीट करवाया आपने एक तरह से, H+ वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करवाया। तो उन्होंने कहा क्या बनेगा आपके पास, ये बेसिकली जो रिएक्शन है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। क्योंकि उन्होंने बाद में रिडक्शन NaBH4 से भी करी है, तो इसके बाद NaBH4 डालोगे तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रॉपर्ली बन जाएगा आपके पास। जब एल्कीन्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जाती हैं, मान लो मैंने एल्कीन ले ली ऐसी कुछ, तो क्या होता है आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से जो बनता है वो आपके पास कुछ ऐसा बनता है, CHOH CH3 ऐसा कुछ बन जाता है। दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की OH ज़्यादा सब्स्टिट्यूट जगह पे जाके लग जाता है। अगर मैं एल्काइन में ऐसा करूँगा, एक बार रिएक्शन को परफॉर्म करूँगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH और आपके पास CH2 बन जाएगा एक बार रिएक्शन करवाने पे। दूसरी बार करवाने पे भी OH एक और लग जाएगा, लेकिन अभी ही इसको मैं देखूँ अगर, तो यहाँ पे ये कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म कर सकता है, और जैसे ही कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बना देगा। और ये कुछ नहीं, ये एसीटोन है, और एसीटोन का दूसरा नाम प्रोपेनोन होता है। क्या होता है, प्रोपेनोन होता है दूसरा नाम उसका। आगे उन्होंने बोला न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीशीज कंटेनिंग डाइवेलेंट कार्बन एटम हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज। आपके पास न्यूट्रल कार्बन आपने कोई देखना है जिसके ऊपर दो कोई भी ग्रुप्स लगे हो, मान लो कि मैंने दो ग्रुप्स लगा दिए R और R, डाइवेलेंट बोला है ना उसमें, तो मतलब दो ग्रुप्स लगे हुए हैं और सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और लगा दूंगा ऐसे लोन पेयर की फॉर्म में, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी कार्बीन। कार्बीन एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीशीज़ होती है जो डाइवेलेंट होती है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास, तो कार्बीन है ये स्पीशीज़। उसके बाद उसने बोला एस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव्स बीटा कीटो एस्टर्स, इट गिव्स बीटा कीटो एस्टर्स। द रिएक्शन इज टर्म्ड एज, हमने ये थोड़े टाइम पहले भी करी थी कि अगर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन है तो वो कैसे होती है आपको पता है, लेकिन अगर आप एस्टर्स में एल्डोल करवाते हो तो क्या होगा, आपके पास रिएक्शन वैसे ही प्रोसीड करेगी, लेकिन उसका नाम क्या बन जाएगा, क्लेजन कंडेंसेशन मिल जाएगा, और वहाँ पे बीटा कीटो एस्टर्स फॉर्म होते हैं। हमने पिछले एग्जाम में भी ये रिएक्शन करी है, पिछले से पिछले में करी है, एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमने वहाँ पे रिएक्शन पूरी परफॉर्म कर रखी है, जहाँ पे एस्टर्स अल्फा हाइड्रोजन के साथ जब ट्रीटमेंट होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ तो बीटा कीटो एस्टर्स फॉर्म होते हैं। बीटा कीटो एस्टर्स हमने ये करा है, क्लेजन कंडेंसेशन होती है पिछले या पिछले से पिछले एग्जाम के अंदर, आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। उन्होंने बोला था मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज व्हाट। एन ब्यूटेन दिखता कैसा है, आपके पास मान लीजिए CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH3। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो वैसे तो दिखने में एन ब्यूटेन ऐसा होता है, वैसे ऐसे होता है, और ये भी मैंने ऐसे बना रखा है, बेसिकली मैंने ऐसे बना रखा है थोड़ा सा। तो अगर मेरे को कहना है कि इसकी मोस्ट सूटेबल कन्फर्मेशन कितनी है, मोस्ट स्टेबल, तो आप पहले तो इस वाली चीज़ को ऐसे देखिए, आपके पास एन ब्यूटेन ये रहा, आप अपनी आँख को यहाँ पे डालिए अपनी आँख को। जैसे ही आप अपनी आँख को यहाँ से देखेंगे तो आपको ये वाला कार्बन दिखेगा, और फिर उसके पीछे एक वाला कार्बन होगा, उसके ऊपर एक कार्बन होगा, नीचे एक कार्बन होगा। तो इसको जब मैं बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा, ये आपके पास बनेगा कुछ ऐसा, जहाँ पे आपके पास ये आपके पास ऐसे है कि CH3 एक नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे H होगा, पीछे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे H होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब उसके बाद आपके पास और कैसी प्रोजेक्शन बन सकती है कि बेसिकली ब्यूटेन वाले स्ट्रक्चर के अंदर 4 कन्फर्मेशन बन सकती है। जब मैं मान लीजिए पीछे वाले CH3 वाले पार्ट को ऐसे घुमाता हूँ तो मेरे पास एक नई कन्फर्मेशन बनेगी, पीछे वाली 60 डिग्री घुमाने पे जब मैं पीछे वाले पार्ट को घुमाऊँगा तो नई कन्फर्मेशन बनेगी। वो नई कन्फर्मेशन दिखने में कैसी होगी कि आपके पास यहाँ पे पहली बात तो H CH3 और H लगा था, और यहाँ पे आपके पास CH3 आ जाएगा फिर, और यहाँ पे आपके पास H आ जाएगा, और
यहाँ पे आपके पास H आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये क्या है, एक एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये स्टैगर्ड और एंटी कन्फर्मेशन थी। अगर ये एक्लिप्स्ड है, देख रहे हो CH3 और H सामने सामने पड़े हैं, एक ये भी कन्फर्मेशन आ गई। इसके बाद और कौन सी बन सकती है, CH3 को और घुमाऊंगा मैं तो मेरे पास ये बन जाएगी एक, जहाँ पे मेरे पास CH3 बीच में आ जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा, मतलब CH3 यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद अगेन आगे वाला तो सेम ही रहेगा, आगे वाले को घुमा नहीं रहे आप, आगे वाले को घुमा नहीं रहे, ये बन जाएगा, तो ये भी एक कन्फर्मेशन बन जाएगी। उसके बाद एक और कन्फर्मेशन बन जाएगी, उसके बाद एक और कन्फर्मेशन बन जाएगी, जो कि आपकी ऐसी होगी दिखने में, जो कि आपकी ऐसी होगी दिखने में कि आपके पास CH3 आगे और HH, और CH3 इसके जस्ट पीछे पड़ा है, CH3 इसके जस्ट पीछे पड़ा है और HH इसके इधर इधर पड़े हैं। तो ये वाले चारों के चारों को अगर मैं देखूं, अब जो कन्फर्मेशन आप आगे बनाओगे वो सारी की सारी रिपीटेड कन्फर्मेशन होंगी। इसकी जब आप बना के देख लेना, रिपीटेड कन्फर्मेशन होंगी सारी की सारी, वापस रिपीट हो जाएगा, इससे इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, वापस रिपीट होगी। 4 कन्फर्मेशन बन सकती हैं आपके पास। इन चारों कन्फर्मेशन के अगर अंदर मैं चेक करूँ तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कन्फर्मेशन होगी वो आपकी ये वाली होगी, जहाँ पे इतने बल्कि ग्रुप्स एकदम एंटाई हैं, एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। और सबसे अनस्टेबल जो कन्फर्मेशन होगी वो ये वाली होगी, जहाँ पे आपके पास दोनों CH3 एकदम सेम जगह पे हैं। इसको कहते हैं आपका सिन पेरीप्लेनर, और इसको आप सिन पेरीप्लेनर बोलने के साथ साथ आप इसको फुली इक्लिप्स्ड भी बोल सकते हो। ये वाला एंटाई है तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड एंटाई। द स्टैगर्ड एंटाई इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर N-ब्यूटेन। उसके बाद आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल बेंजीन है आपके पास, इथाइल बेंजीन है, उसको आपने ट्रीट कराया किसके साथ, Br2HNO के साथ ट्रीट कराया। जैसे आप Br2HNO के साथ ट्रीट कराओगे तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर कि आपके पास जो रेडिकल जनरेट होता है वो मोस्ट स्टेबल जगह पे जनरेट होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जगह पे जनरेट होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जगह कौन सी होगी, क्योंकि बेंजीन पर तो डायरेक्टली रेडिकल जनरेट हो नहीं सकता, तो इस जगह पे रेडिकल सबसे ज़्यादा जनरेट होगा। जो ये वाली जगह है आपकी, उस जगह पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा, एंड Br भी वहीं जाके लगेगा, आपका। एंड जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो ये बनेगा कि यहाँ पे आपका CH है, यहीं पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका Br लगा हुआ है। इसको क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल ईथेन बोलेंगे हम इसको। और मैंने आपको बताया हुआ कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल जगह पे आपने रेडिकल को बनाना होता है, तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल ईथेन आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर कार्बोनाइल कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इस बारे में हमने काफ़ी चर्चा पहले भी करी है जब हम बात करते थे फॉस्फोरस एलाइड्स की, जो ये काम करते हैं, और हमने बीटेन इंटरमीडिएट की भी बात करी है, इसके अंदर। तो फॉस्फोरस एलाइड्स ये काम करते हैं, और आपके पास ये काम किस चीज़ में होता है, विटिक रिएक्शन के अंदर होता है ये काम, जब आप कार्बोनाइल को एल्कीन में बदलते हो यूजिंग फॉस्फोरस एलाइड्स। हमने इस बारे में बहुत चर्चा करी है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी। आगे आता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डीकम्पोजिशन विद Br2CCl4 गिव्स व्हाट। आपके पास मान लीजिए ये आपके पास कुछ भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, या कुछ साइक्लिक नहीं है तो नॉर्मल आपका एलिफेटिक चेन स्ट्रक्चर है। तो उसके पास अगर मैंने यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया एज सच कि उसका मैंने सिल्वर सॉल्ट बना दिया, सिल्वर सॉल्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही मैं Br2CCl4 से ट्रीट करूँगा तो मेरे पास, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा सीधा पूरा का पूरा ग्रुप हट के मेरे पास सीधा ब्रोमीन लग जाएगा। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और इस मैकेनिज्म का एक नाम होता है जिसको कहते हैं हंट्स-डिकर मैकेनिज्म। हंट्स-डिकर रिएक्शन होती है, वैसे ये हंट्स-डिकर रिएक्शन होती है। हंट्स-डिकर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा एल्काइल ब्रोमाइड में बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखना, हंट्स-डिकर रिएक्शन होती है ये, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है ये। मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लंबा नहीं खींचना इस चीज़ को, मैकेनिज्म डिस्कस करने का मतलब नहीं है यहाँ पे। आप बिल्कुल गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं इसके मैकेनिज्म को। यहाँ पे बोला है 1,2-ब्यूटाडाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। 1,2-ब्यूटाडाइन कैसे, मतलब कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था और एक डबल बॉन्ड फिर से आ गया, मतलब कि आपके पास बेसिकली एक CH2 था, उसके बाद डबल बॉन्ड लगा था, CH लगा था। अब C के साथ भी एक डबल बॉन्ड लगा था, फिर CH2 लगा था। तो ये डबल बॉन्ड किसके एग्जाम्पल होते हैं, अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड दो है, मान लो CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, फिर डबल बॉन्ड CH2 है, कुछ ऐसे है। तो ये होते हैं आइसोलेटेड डाइन्स होते हैं, मतलब दूर दूर पड़े हैं, इनका कोई आपस में वास्तव नहीं है।
उसके बाद अगर मैं कहूँ कि आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स कौन से होते हैं, आपको पता है डबल सिंगल वाले जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं, जो बिल्कुल साथ में होते हैं उनको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन्स। जो बिल्कुल साथ में होते हैं उनको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन्स। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। साथ होने वाले डबल बॉन्ड्स को बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन्स। आगे चलते हैं तो उन्होंने बोला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एनायंस फर्निश व्हाट। ये मैंने आपको तब कराया था जब मैं पिछले एग्जाम के अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होती है उसकी डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं जो आपको करनी होंगी। जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है उसके साथ जो ये रिएक्शन होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये N2Cl के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो सीधा सीधा पूरा का पूरा N2Cl ही निकल जाता है, वहाँ से बच जाता है, मतलब आपके पास बेंजीन क्रिएट हो जाती है। मतलब डाइजोनियम को हटाने के लिए H3PO2 का यूज़ किया जाता है। डाइजोनियम को हटाने के लिए पूरा का पूरा निकल जाएगा डाइजोनियम, तेरी ज़रूरत नहीं है, H3PO2 ये काम करवा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने बोला प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 4n pi इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम इज डिफाइंड एज व्हाट। तो अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, और ट्रिक क्या मतलब बेसिकली कंसेप्ट याद करवाता हूँ। आपने कभी ना कभी हक्कल्स रूल पढ़ा होगा। हक्कल्स रूल कहता है कि अगर एक साइक्लिक सिस्टम है आपके पास, और साइक्लिक सिस्टम होने के बाद वो कॉन्जुगेटेड है, और उसके बाद वो प्लेनर है, और इन सब चीज़ों के बाद वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर आप n की कोई भी वैल्यू डालो 0, 1, 2, 3, और आपके पास वैल्यू इसके बाद जो आए, मतलब फॉर्मूले से जो वैल्यू है वो आए आपके पास 2, 6, 10 वगैरह, तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी रिंग के अंदर होंगे तो वो क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये किसका क्राइटेरिया है, एरोमेटिसिटी का। ठीक है, अगर मैं ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया उठाऊँ, ऊपर वाले तीन उठाऊँ और इस 3 को यहाँ पे रख दूँ, और साथ में एक क्राइटेरिया ऐड कर दूँ, इस वाले क्राइटेरिया को अलग रखूँ, ये वाला क्राइटेरिया नहीं, कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके पास, तो आपके पास रिंग बन जाती है एंटा एरोमेटिक। अगर आपके पास 4n+2 होते हैं तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एंटा एरोमेटिक होता है। और अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी एक आधी चीज़ मिस हो जाए तो आप कहोगे वो होता है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक जब साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर और 4n+2, एंटा एरोमेटिक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और नॉन एरोमेटिक या तो साइक्लिक नहीं है, या तो कॉन्जुगेटेड है, या तो प्लेनर नहीं है, 4n+2 तक तो बात ही नहीं पहुंचती है। तो आपके पास ये सीन आ जाता है कि आपके पास नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटा एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एंटा एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, वो अभी करवाने का मतलब नहीं बनता, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है होमो एरोमेटिक। उसके बाद इन्होंने बोला था थायोफीन ऑन रिएक्शन विद HCHO एंड HCl गिव्स व्हाट। थायोफीन बनाते हैं पहले तो, थायोफीन जो होता है आपके पास, थायोफीन आपके पास दिखने में ऐसा होता है थायोफीन दिखने में। अब थायोफीन की जैसी मैं HCHO के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, HC डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। जो आपके पास चीज़ बननी चाहिए वो क्या बनेगी वैसे, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशंस होती हैं वो मेरे सेकंड पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन पे होती हैं थायोफीन के ऊपर। जैसी वो होगी सेकंड या फिफ्थ पोजीशन पे जाके अटैक करेगा मान लो, तो आपके जो चीज़ जनरेट होगी सेकंड पोजीशन पे अटैक करवा दिया मैंने, तो जो चीज़ जनरेट होगी उसमें CO नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि ये जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा ये O के ऊपर चला जाएगा, ये वाला बाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास। उसके बाद ये H है और आपके पास ये कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे एक बॉन्ड था और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाई पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ने उसको पकड़ा है, एक ही साइड से पकड़ा है, दूसरी साइड तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिवली पोर्शन पकड़ेगा ना आपके इलेक्ट्रोफाइल को। तो एरोमेटिसिटी अभी लूज़ हो गई थी, अभी एरोमेटिसिटी लूज़ हुई है, तो ये क्या करेगा एरोमेटिसिटी को दोबारा लाने के लिए यहाँ से H+ को रिमूव कर देगा, एज सच कि आपके पास डबल बॉन्ड दोबारा क्रिएट हो जाए और H+ रिमूव हो जाए, और थोड़ी देर बाद वर्कअप के बाद ये आपका H पॉजिटिव को भी पकड़ लेगा और ये आपका OH बना देगा। अब ये तो आपका HCHO के साथ बना है। जब आप HCl के साथ फर्दर रिएक्शन करवाते हो ना, काफ़ी अच्छी है HCl की कंडीशंस को रख के, तो क्या होगा HCl क्या करेगा, इसको और ज़्यादा मतलब कि O को और H+ की कंडीशंस दिखाएगा, तो और H+ दिखेगा तो ये वाटर बन जाएगा, और वाटर गुड लीविंग ग्रुप होता है। अगर वाटर गुड लीविंग ग्रुप है तो Cl नेगेटिव पीछे से आएगा, कहेगा बेटा चा वाटर है, वाटर निकला और Cl वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा, थायोफीन के जस्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर एक CH2Cl लग जाएगा, यानी कि क्लोरोमिथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो बेसिकली 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन बन जाएगा आपके पास, 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन बन जाएगा आपके पास। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट कौन सा इनमें से, कौन सा इनमें से स्वीटनिंग एजेंट है। तो स्वीटनिंग एजेंट की अगर आपने बात करनी है, स्वीटनिंग एजेंट की अगर आपने बात करनी है तो आपको मैं बता दूँ, आपका फ्रक्टोज और सुक्रोज दोनों के दोनों स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। सुक्रोज, आप जो चीनी खाते हो घर के ऊपर, जो चीनी आप नीचे डालते हो, टेबल शुगर, दैट इज़ बेसिकली सुक्रोज। ये वो सुक्रोज ही होती है, आपका सुक्रोज ही होती है। और फ्रक्टोज हम 1850s तक हम एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते थे। आपको फ्रक्टोज आजकल फ्रूट्स में देखने को मिलता है। जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है, दैट इज़ बेसिकली नेचुरल शुगर, और फ्रक्टोज होती है। और सुक्रोज क्या है आपके पास, स्वीटनिंग एजेंट है, जो आप बेसिकली टेबल शुगर की फॉर्म में यूज़ करते हो, चीनी आप यूज़ करते हो घर की, दैट इज स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज। ठीक है। आपके क्वेश्चन आ रहा है अब कि उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तो आपके पास मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। आपके पास जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं बेसिकली वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, CH2O, और फिर एक बड़ी बड़ी सी चेन होती है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, फिर CHO, फिर एक बड़ी बड़ी सी चेन होती है और आपके कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, फिर CH2O, फिर एक बड़ी बड़ी सी चेन होती है और कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है। तो ये सारे के सारे जो कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, फैटी एसिड्स का और आपके ग्लिसरॉल्स का, फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये फैट्स और ऑयल बना देते हैं। अब इसमें बनाने के दौर पे फैटी एसिड्स आपने यूज़ किए थे, एक बड़ी बड़ी सी चेन होती है और उसके बाद एक डबल बॉन्ड OH लगा होता है, ये फैटी एसिड्स यूज़ करते हो आप। बनाने के दौरान कुछ फैटी एसिड्स बच जाते होंगे ऑब्वियसली, रिएक्शन के अंदर कभी आप दूध से नहीं बना रहे हो तो आपका दूध थोड़ा बहुत रह जाता है उसके अंदर। तो सिमिलरली ये बहुत ही गंदा एग्जांपल था वैसे तो, लेकिन आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को जब आप मिला रहे हो तो फैटी एसिड थोड़े बहुत बच जाएंगे। अगर मैं KOH इसके अंदर डालूं तो आपके इस चीज़ को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि वो एसिड है, वो बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है। जितना KOH मुझे रिक्वायर्ड होगा टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, की मतलब एक फैट और ऑयल में जितना भी एसिडिक कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना KOH चाहिए मुझे मिलीग्राम्स के अंदर मुझे 1 ग्राम और फैट को कितना मिलीग्राम्स KOH चाहिए, तो उसको मैं बोलता हूँ एसिड वैल्यू, कि कितना KOH मुझे चाहिए 1 ग्राम और फैट के अंदर जो एसिडिक पार्ट बचा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो कहते हैं अब एसिडिक वैल्यू। सपोनिफिकेशन क्या होती है, सपोनिफिकेशन होती है जब आप KOH यूज़ करते हो इसके ऊपर, ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर, और आप कहते हो कि कितना KOH चाहिए आपको, कितना KOH चाहिए आपके ट्राइग्लिसराइड्स को, यानी कि फैट्स और ऑयल्स को सपोनिफाई करने के लिए, इस चीज़ को तोड़ने के लिए कितना KOH आपको चाहिए, वो सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है। आयोडीन वैल्यू बेसिकली आप चेक करते हो जब आप कॉन्जुगेशन, मतलब कि आपके अनसैचुरेशन चेक करते हो, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में चेक करते हो आपके फैट्स और ऑयल्स के अंदर, तो आप आयोडीन वैल्यू यूज़ करते हो। आपके पास आगे चलते हैं, उन्होंने बोला था फॉलोइंग कन्वर्जन बिलोंग्स टू व्हाट। अगर मैं बेंजोइन कंडेंसेशन देखूं तो बेंजोइन कंडेंसेशन कौन सी होती है, जब आपके पास बेंजेल्डिहाइड है, मान लो बेंजेल्डिहाइड जिस पे कोई अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, अगर आप इसको KCN से ट्रीट करवाओगे तो इसके अंदर आप एल्डोल टाइप रिएक्शन करवा सकते हो, ये बेंजोइन कंडेंसेशन होती है। ये बेंजोइन कंडेंसेशन भी आपके कहीं ना कहीं बुक में मेंशन ज़रूर होगी। रीमन डीमन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। रीमन डीमन रिएक्शन जो होती है बेसिकली आपके पास फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने काम आती है। पिनाकोलोन डायोल्स में यूज़ होती है जब आप क्या करते हो, जब आप पिनाकोलोन आप तब यूज़ करते हो जब आप डायोल्स में पिनाकोल से पिनाकोल बना रहे थे। हमने थोड़ी टाइम पहले भी इस रिएक्शन को पढ़ा था पिछले एग्जाम्स के अंदर, तो तब भी पिनाकोल कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट थी। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो एसिड को कन्वर्ट कर रही है प्राइमरी अमीन के अंदर, दिस इज कॉल्ड श्मिडेट रीअरेंजमेंट। जब भी आपको HN3 दिख जाए तो आप समझ जाओ श्मिडेट रीअरेंजमेंट की बात हो रही है। तो आप समझो श्मिडेट रीअरेंजमेंट की बात हो रही है। श्मिडेट रीअरेंजमेंट भी नाइट्रीन्स के चैप्टर में आती है। जब आपका हॉफमैन-कर्टियस लॉसन रीअरेंजमेंट आती है तब आप श्मिडेट रीअरेंजमेंट भी उसके आसपास पढ़ते हो, जहां आप कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब कि अमीन्स की तरफ जाते हो। ठीक है। तो आगे उन्होंने बोला कि न्यू CO अब्जॉर्प्शन बैंड इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेनल अपीयर्स एट व्हाट। जो कार्बोनाइल होता है वो तो आपका 1700 के करीब ही घूम रहा होता है सिर्फ और सिर्फ, तो ये सारी वैल्यूज ही गलत हैं। आपका 1700 के करीब तो सिर्फ B पार्ट घूम रहा है। आपके पास न्यू CO पूछा है ना उन्होंने, तो न्यू CO पूछा है। अब न्यू CO कहाँ लाई करता है, न्यू CO आपका 1700 के करीब लाई करता है, एंड 1700 के करीब सिर्फ B ऑप्शन है, बाकी ABD में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपका। तो आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन DNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपको DNA याद करना है तो आप इस सीक्वेंस को याद कर लो, AGCT, ये सारे DNA में होते हैं। RNA में क्या होते हैं, AGCU,
AGCU, ये RNA में होते हैं। यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है, DNA में नहीं होता। थाइमीन DNA में होता है, RNA में नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। तो आपके पास कौन सी वाली चीज़ है जो DNA में प्रेजेंट नहीं होती है? वो यूरासिल है। यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। बाकी एडिनाइन, गुआनाइन और थाइमाइन तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। साइटोसाइन भी प्रेजेंट होता है आपके पास DNA के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो होती है A, G और C, T के बीच में होती है। A और G के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, A और G के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की होती है, और C, T के बीच में होती है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की होती है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की होती है। इस बात को ध्यान रखना जब DNA रिकॉइल करता है अपने आप को। अब इन्होंने पूछा बेकेलाइट पॉलीमर कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय। बेकेलाइट पॉलीमर दिखने में आपको ऐसा लगेगा। बेकेलाइट पॉलीमर ये रहा आपके सामने, ये रहा बेकेलाइट पॉलीमर। अब जो बेकेलाइट पॉलीमर है बेसिकली ये क्या है? एक फिनॉल है जिसके बीच में हर जगह CH2 लगे हुए हैं। यहाँ पे भी CH2 से ज्वाइनिंग है, हर जगह CH2 से ज्वाइनिंग है। ये ज्वाइनिंग कैसे होती है? मतलब आपने लेना तो फिनॉल है, तो आपके पास दो बचे, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम तो एक बहुत बड़ा यूनिट हो गया, लेकिन फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अगर मैं बात करूँ तो फिनॉल है। अगर मैं इसको फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करवाता हूँ, ये फिनॉल है मेरे पास, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटमेंट कराता हूँ HCHO से, तो आई कैन वेरी वेल फॉर्म समथिंग कॉल्ड, यहाँ पे CH2OH, आई कैन फॉर्म CH2OH ओवर हियर। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैं मतलब HCl की ट्रीटमेंट में करवा के, HCl के साथ ट्रीटमेंट करवा के मैं लेटर ऑन क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे CH2Cl लगा सकता हूँ। और लेटर ऑन क्या कर सकता हूँ? फिर मैं अब यहाँ से कार्बोकेटाइनिक स्पीशीज जनरेट करवा के एक और फिनॉल से ये काम करवा सकता हूँ। एक और फिनॉल लेके आऊँगा जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा और वो इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देगा। तो ऐसे ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जैसे ये दोनों जुड़ेंगे फिर इनका फर्दर ऑर्थो और पैरा से सारी जगह से पॉलीमराइजेशन कर देंगे ताकि बेकेलाइट फॉर्म हो जाए। बेकेलाइट फिर किससे फॉर्म होता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्म हो जाता है आपका बेकेलाइट पॉलीमर। आगे उन्होंने बोला तो C2H5 whole twice Zn on reaction with acetyl chloride gives what? आपके पास जो इनकी रिएक्शन होगी, एसिटाइल क्लोराइड कैसा होता है दिखने में? CH3COCl होता है आपके पास एसिटाइल क्लोराइड। जो आपके पास ये है, ये क्या है? ये एक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है, C2H5 twice Zn। मतलब ये पोर्शन न्यूक्लियोफिलिक होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन क्या होगा? अटैक करेगा इसके ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा और ये वापस आ जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो वापस आएगा तो Cl बाहर भी तो निकलेगा, ये C2H5 ये बन जाएगा C2H5। तो बेसिकली आपके पास एक ब्यूटेनोन बन गया है। क्या बन गया? ब्यूटेनोन। जो ब्यूटेनोन आपके पास बना है, इसी स्टेज पे ये चीज़ रुक जाएगी। अगर आपके पास ग्रिग्रेनाड होता, लिथियम्स होते तो क्या होता है? ये रिएक्शन दोबारा होती और दोबारा होके फिर से अटैक करता है ये इसके ऊपर और फिर एक 3 डिग्री अल्कोहल बना देता। लेकिन ये जो आपके ऑर्गेनो जिंक हैं ये थोड़े माइल्ड हैं, इस वजह से ब्यूटेनोन स्टेज पे जाके रोक देंगे आपके सिस्टम को। तो C ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ब्यूटेनोन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ द रैपिड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये आपके सिलेबस की रिएक्शन नहीं है, फोटोकेमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं होती हैं। तो बेसिकली एक बार्टन टाइप रिएक्शन है, उसके अंदर क्या होता है? आपके पास HNU दे रखा है। यह करेगा अपनी अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन से एक H को पकड़ लेगा। ये इसके पास H है, ये गामा पोजीशन से H को पकड़ लेगा। जैसे ही H को पकड़ेगा, H रेडिकल फॉर्म में निकल के जाएगा इधर। ये रेडिकल अपना यहाँ क्रिएट करेगा, ये रेडिकल अपना यहाँ क्रिएट करेगा। मैं इसको थोड़ा दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ, बेंजीन की दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा आपको, बेंजीन को दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ। बेंजीन को मैं लिख देता हूँ इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि आपका बॉन्ड ऐसे ऐसे बना हुआ है। सेम ही बात है, दोनों को कैसे भी बनाओ आपकी मर्जी है, वो तो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं अब इसका H को देखूँ, तो इसका H यहाँ पे पड़ा है, ये H पड़ा है इसका कोई, ये इसके H को पकड़ेगा एज सच कि ये रेडिकल फॉर्म में यहाँ से एलिमेंट हो, ये बॉन्ड रेडिकल की फॉर्म में टूटे, ये बॉन्ड रेडिकल की फॉर्म में टूटे, ये बॉन्ड भी रेडिकल की फॉर्म में टूटे एज सच। और आपके पास क्या आ जाएगा? अभी तो पहले तो एज सच ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये भी रेडिकल की फॉर्म में इधर जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बन जाएगा HNO की प्रेजेंस में कुछ ऐसा, जहाँ पे आपके पास इस जगह पे एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस जगह पे एक रेडिकल क्रिएट हो गया और आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड OH बन गया है, OH रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे OH रेडिकल बन जाएगा। तो बेसिकली फिर ये रेडिकल इधर चला जाएगा और ये एक रेडिकल इधर चला जाएगा टू फॉर्म द डबल बॉन्ड, और आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये वाली जो चीज़ मैच करेगी, किससे मैच करेगी? यहाँ पे पीएच था, ये चीज़ किससे मैच कर रही है? ये चीज़ ये भी रह गए,
ए ऑप्शन से मैच कर रही है, ए ऑप्शन से आप देखिए, ए ऑप्शन से बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रही है आपकी ये चीज़। तो आपके ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, बेसिकली गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, गामा एलिमिनेशन गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो आपकी HNO की प्रेजेंस में होती है। और बहुत सारी चीज़ें होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, लेकिन ये वाली यहीं पे अप्लाई होगी, गामा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, गामा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ और इसके बाद ये वाला पेपर भी खत्म हो गया है। तो आगे अगली बार भी मिलेंगे 2019 के पेपर में। थैंक यू सो मच।